नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण देश है भारत और उससे लगे छोटे देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। इसी क्रम में इन देशों में हिंसा भड़की पिछले कुछ सालों में। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से समझा जाए तो क्या कुछ खटक नहीं रहा आपको? क्या आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन दिनों जो नेपाल के हालात बने हुए हैं कई हद तक बांग्लादेश की हिंसा की याद दिला रहे हैं। नेपाल इन दिनों भीषण संकट से गुजर रहा है। राजधानी काठमांडू से लेकर पूरे देश में आगजनी और हिंसा का माहौल है। नारे नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के भी लग रहे हैं। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में रखा जा रहा है नई पीढ़ी यानी जेन जी को। लेकिन ऐसा नहीं, जेन जी तो सिर्फ शतरंज में चले जाने वाले प्यादे और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है ओली सरकार। चाइना में हाल ही में हुई एससीओ समिट के तुरंत बाद हिंसा भड़कने के कई मायने हैं। सबसे पहले पूरी घटना आपको सिलसिलेवार बताते हैं। आखिर क्यों भड़की आग? 3 सितंबर को नेपाल सरकार ने अचानक बड़ा फैसला लिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म फेक आईटी और साइबर क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। कब और कैसे अब इस पर आंदोलन बढ़ा? शुरुआत में ये विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर हिंसक हो गया। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलियां तक चलाई। ऐसा लगा जैसे जानबूझकर ये हिंसा भड़काने की कोशिश की गई हो। गुस्सा बढ़ता देख 8 सितंबर को ही सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया, लेकिन तब तक आक्रोश चरम पर पहुंच चुका था। 9 सितंबर को संसद को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर, मंत्रियों के दफ्तर और काठमांडू का ऐतिहासिक सिंह दरबार तक जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों में भी आग लगा दी। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सरेआम दौड़ा कर पीटा गया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लगने से उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा गया। बिगड़ती स्थिति देख सेना को कंट्रोल दे दिया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया और सेना ने हेलीकॉप्टर से उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। सीधे तौर पर इस पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार है ओली सरकार। यही ओली सरकार जिसके कारण नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास आई, जो हमेशा से चाइना के साथ कदमताल करता आया। यही ओली सरकार के शासनकाल में चाइना बॉर्डर से लगे कई नेपाल के गांवों पर चाइना ने कब्जा कर लिया। फिर एससीओ समिट के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतनी हिंसा भड़क? प्रदर्शन करते छात्रों के आगे हथियारबंद आ गए। जैसी हिंसा बांग्लादेश में हुई, जिसके पीछे आईएसआई के तार जुड़ते नजर आए, जिसने अमेरिका को खुश करने के लिए बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया और प्रो अमेरिकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। ऐसे ही कुछ परिस्थिति नेपाल में बनती नजर आ रही है। चाइना और नेपाल की करीबी अमेरिका को रास नहीं आ रही। सफल एससीओ समिट के बाद से ही ट्रंप की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। इन सभी के एक दूसरे से जुड़ते तार यही इशारा कर रहे हैं कि नेपाल में हुई हिंसा के पीछे आईएसआई का पूरा हाथ हो सकता है। एक तरफ आसिफ मोने ट्रंप को खुश करने के लिए डिनर करते उनके साथ देखे जाते हैं, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ चाइना में एससीओ समिट में शामिल होने पहुंच जाते हैं। और जिस तरह अब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज उठ रही है, उसे देखते हुए नेपाल का सर्वाधिक हित भारत के साथ रहने में ही नजर आ रहा है, क्योंकि भारत की नीति विस्तारवादी नहीं, समन्वयवादी रही है। नेपाल की अधिकांश आबादी हिंदुओं की है। वहां के रहवासियों की निर्भरता भी पूरी तरह से भारत पर ही है। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के हितों में रक्षा करते आया है, जबकि दूसरे देश इस तरह से छोटे देशों पर अपना कब्जा जमाने या फिर निजी स्वार्थ के खातिर झुकाव दिखाते नजर आते रहे। अब इन सभी को देखकर नेपाल के हालात जिस तरह से दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। आखिर इस हिंसा पे कब रोक लगेगी और क्या नतीजा देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या फिर बांग्लादेश जैसी ही स्थिति नेपाल में भी देखने को मिलेगी, या फिर किसी बड़े देश का कब्जा नेपाल पर हो जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।